हेलो बच्चों, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसको सीखने के बाद, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे और उनमें ज़रूर अटकते होंगे। आज की वीडियो के बाद वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं और मैं बॉन्डिंग का एक टॉपिक ले रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो ड्रैगो रूल पे था, वो मेरे ख्याल में काम कर रहा होगा। अब मैं बेंट रूल की बात कर रहा हूँ। सबने नाम सुना है बेंट रूल, हो सकता है कई बच्चों ने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन प्रॉब्लम सामने आई हो और वो प्रॉब्लम हमेशा सिरदर्द बन कर रही हो। अब वो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। समझते जाएं आखिर ये है क्या। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सरल करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेन मकसद है अपना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और मुझे पता लग जाना चाहिए मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी कैसे है। तो सीखते जाना बच्चों। मैं बेंट रूल की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम है। और एक बात देखिए, इस बेंट रूल का स्टेटमेंट मेरे से कोई नहीं पूछने वाला है। हम अपनी नॉलेज के लिए जरूर लिखेंगे, मैं बताऊंगा, मुझे क्वेश्चन मिलेगा, मुझे इसको अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो मैं स्टेटमेंट तो बाद में लूंगा, पहले मैं प्रॉब्लम जनरेट करता हूं कि इसकी आवश्यकता पड़ती कहां है। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने क्या किया, PCl5 लिया। मान लो सब जानते हैं, मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, हाइब्रिडाइजेशन पे कमांड बना ली होगी। फास्फोरस का जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो sp3d मिलता है मुझे। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का sp3d है। सब जानते होंगे PCl5 की शेप ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसको अपन शॉर्टकट में TBP बोलते हैं। ये बात भी हमें पता है। अब कोई मुझे पूछे कि इसकी शेप बनाओ, तो मैंने फास्फोरस बनाया भाई, और ये लीजिए ऊपर नीचे एक एक क्लोरीन और 3 क्लोरीन इसके साथ प्लेन में, और मैंने ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना दी। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। कब? जब एक तो टर्मिनल एटम डिफरेंट टाइप्स के हों और दूसरा सेंट्रल एटम पर या तो आ जाए लोन पेयर और या सेंट्रल एटम पे आ जाए मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। तब दिक्कत आती है। तो अब मैं प्रॉब्लम जनरेट करता हूं, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बात करता हूं। मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम मिली और मुझे कहा गया कि PCl3F2 की शेप क्या होगी, मुझे ऑप्शन मिल गए। मेरा सबसे पहला काम क्या है? फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। नो डाउट वही हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मुझे इसकी शेप के ऑप्शन मिले और मुझे अब नो डाउट TBP शेप बनानी है। मर्जी से उसने क्या किया, क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, एक ऑप्शन दे दिया। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या किया भाई, ये लो, दूसरे ऑप्शन में उसने ये किया कि मुझे दोनों फ्लोरीन यहां मिल गए और 3 क्लोरीन उसने इस तरह से लिख दिए। तीसरे ऑप्शन में उसने क्या किया कि मुझे दोनों फ्लोरीन ऊपर नीचे मिल गए, 3 क्लोरीन यहां मिल गए, और चौथे ऑप्शन में उसने ऑल ऑफ दीज कह दिया। तो नो डाउट बच्चा सोचता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सारे ही सही तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रहे, ये आंसर सही है, ये रॉन्ग है। अब हमें इस रूल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये रूल हमें सीखना पड़ेगा। मेरा पॉइंट पकड़ में आया हो? पॉइंट क्या है, बेंट क्या कहता है, उसका लॉजिक क्या, वो भी मैं सिखाऊंगा। बेंट रूल का स्टेटमेंट ये है कि जब सेंट्रल एटम पे जुड़े टर्मिनल एटम डिफरेंट टाइप के हैं, TBP शेप में बता रहा हूं मैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं, ध्यान रहे। तो जो डिफरेंट टाइप के हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो हमेशा अपने आप को वहां जोड़ना पसंद करता है या उन ऑर्बिटल्स के साथ जोड़ना पसंद करता है जिनमें s कैरेक्टर कम होते हैं। उल्टा बोल दो चाहे, जिनमें p कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। s कैरेक्टर कम है तो स्वाभाविक उस ऑर्बिटल में p कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनल एटम्स हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अपने आप को वहां अरेंज करेगा या वहां बॉन्डेड करेगा या उस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर की परसेंटेज कम है। अब बात आई, मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि PCl5 में किस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा है, किस में कम है, वो बात सिखाता हूं। और फिर मैं इस बेंट रूल की बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस पे लेके आऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी बेंट रूल से ही सॉल्व हुआ है, समझते जाना। ध्यान रहे बच्चों कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है ना मेरा, इसको स्प्लिट करके हम sp2 और pd हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसको 2 पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया वो बताने जा रहा हूं।
देखिए ये जो 3 बॉन्ड मैं बनाता हूं, इन तीनों बॉन्ड्स को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ई फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड है। जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड बनाता हूं ना मैं, ये एक्सियल बॉन्ड है। ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ना मेरे, ये 120 डिग्री के एंगल पे हैं, और इस बॉन्ड का इसके रेस्पेक्ट में या इस प्लेन के रेस्पेक्ट में एंगल 90 डिग्री का है। ये बात भी पकड़ में आ गई होगी। अब बात आती है कि इन 3 बॉन्ड्स में एस करेक्टर कितने हैं, और इनमें एस करेक्टर मेरे 5 बॉन्ड है, 5 में से ये 3 बॉन्ड सेम एंगल वाले हैं और ये 2 बॉन्ड सेम एंगल वाले हैं। तो इनमें एस करेक्टर कितने हैं ये मुझे कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने एक दिन ड्रैगो रूल की बात की, उस दिन भी मैंने एस करेक्टर निकाला था, और मेरा तरीका था कि cos थीटा इज इक्वल टू अपने पास s अपॉन s माइनस 1 है। यदि मैं इन 3 बॉन्ड में निकालना चाहता हूं तो मेरे पास cos 120 डिग्री है, s अपॉन s माइनस 1, cos 20 की वैल्यू माइनस हाफ इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 33.33% एस करेक्टर आएगा। किन में आया? इन 3 बॉन्ड्स में। और हमें पता होना चाहिए कि sp2 आयोडाइजेशन जब होता है तो 3 बॉन्ड जो बनते हैं उन तीनों बॉन्ड में एस करेक्टर कितने होते हैं? 33.33% होते हैं। इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब मैं बात करता हूं इन बॉन्ड्स में कितना एस करेक्टर है, तो बात छोटी सी फिर बन गई कि cos 90 डिग्री है इस बार मेरे पास, s अपॉन s माइनस 1, cos 90 की वैल्यू 0 है अपने पास, तो ये लीजिए 0% एस करेक्टर आ गया बच्चों किनमें? इन बॉन्ड्स के अंदर। इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरह से। मेरी पॉइंट पकड़ में आ गई होगी। अब पॉइंट ये आया कि जब मैं इसकी ज्योमेट्री बनाने जाता हूं तो मुझे ये पता लग गया है कि जो एक्सियल बॉन्ड है मेरे, इनमें एस करेक्टर है ही नहीं, तो इनमें पी करेक्टर ज्यादा हो गए, और इनमें एस करेक्टर क्या है? ज्यादा। मेरा स्टेटमेंट क्या था कि जब भी sp3d आयोडाइजेशन आएगा और डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे तो मोर en वाला एटम अपने आप को उन ऑर्बिटल्स के साथ, सेंट्रल एटम के उन ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड करेगा जिस ऑर्बिटल में एस करेक्टर मिनिमम या कम है। इसलिए मैं कहूंगा PCl3F2 की शेप, एक्यूरेट शेप ये है, बाकी ये शेप रॉन्ग है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया। अब एक बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो अपन 11th क्लास से पढ़ते आए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखना आज क्या होता है। मैं वापस PCl5 पे आ रहा हूं बच्चों। हमने एक बात पढ़ रखी है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी है कि PCl5 को अपन गर्म करते हैं तो वो PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। PCl5 गर्म करने पर PCl3 और Cl2 में ब्रेक होता है। आज उसका कारण भी तुम्हें मिलने वाला है। फिर एक बात हमने और पढ़ रखी है कि PCl5 में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि 2 तरह के बॉन्ड बताए मैंने, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। हमने ऐसा पढ़ा कि जो ये फास्फोरस क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड हैं ये थोड़े लंबे हैं, किनसे? फास्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उसका लॉजिक भी आज आ गया है। हम वहां 11th में क्या बोलते थे कि यार रिपल्शन, ये बॉन्ड तो 120 पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो ज्यादा रिपेल होते हैं, थोड़े दूर चले जाते हैं सेंट्रल एटम से, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। नो डाउट वो एक तरीका था बताने का, लेकिन आज रियल कारण आ रहा है। पता है क्या है? मैं आज बोलने वाला हूं कि इन बॉन्ड्स के अंदर एस करेक्टर कम है, मतलब पी करेक्टर ज्यादा है। तो एस करेक्टर कम है तो एस करेक्टर को मैं बॉन्ड लेंथ से कनेक्ट कर सकता हूं। जितना एस करेक्टर कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। दैट्स वाई एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। और इसीलिए जो बॉन्ड लंबा होगा उसकी बॉन्ड डिस्टर्ब एनर्जी कम होगी। इसीलिए जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। PCl5 ब्रेक हो जाता है PCl3 में और Cl2 में। ये लॉजिक है बच्चों, ये एप्लीकेशन है बेंट रूल की। हालांकि इतनी सी बात नहीं, बहुत सारी बातें वीडियो हैं, बहुत सारी बातें, जबरदस्त बातें बाकी हैं। बेंट रूल की बात समझ में आ गई हो तो मैंने एक पॉइंट बेंट रूल का बताया अभी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने आप को कहां जुड़वाएगा? उस ऑर्बिटल के साथ जिसमें एस करेक्टर मिनिमम होंगे। एक छोटी सी बात और सिखाता हूं इन्हीं एग्जाम्पल्स पे, समझना उसको। मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज ले रहा हूं। अब देखिए एक पॉइंट, जोरदार सा पॉइंट। हमें पता है कि मुझे 2 मॉलिक्यूल मिले, मुझे 2 मॉलिक्यूल जो अभी भी मैंने लिखा है, एक तो कौन सा? PCl3F2 लिख दिया मान लो, और एक मैंने चेंज कर दिया, इस बार मैंने PCl2F3 लिख दिया मान लो। और मुझे इन दोनों की शेप बनानी है, तब मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, तो मुझे मालूम है 5 बॉन्ड है, 5 में से जो मोर En वाले उनको यहां लगा दो, बाकी तीनों क्लोरीन यहां लग जाएंगे।
इसकी शेप बनानी है तो निश्चित है 3 फ्लोरीन है तो 2 तो ऊपर नीचे ही आएंगे, अब तीसरे को निश्चित है मुझे यहां रखना ही पड़ेगा और तो कोई तरीका ही नहीं है, और बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन यहां आ गए। अब देखो क्वेश्चन कहां घूमता है, मुझे मिलता है क्वेश्चन की ये जो फॉर्मूला है ये नॉन पोलर है और ये फॉर्मूला पोलर है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान बन जाएगा। अब क्यों? तुम्हें ये पढ़ाया गया, तुमने ये पढ़ा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर और नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर। तो मैंने इसको नॉन पोलर कहा है, इसका मतलब इसका जो म्यू है, मतलब नेट म्यू जो है, म्यू नेट कह दो या नेट म्यू कह दो, वो 0 है, इसलिए नॉन पोलर। 0 क्यों है? आमने सामने बॉन्ड, इसका म्यू इससे कैंसिल होगा और 3 बॉन्ड सिमिलर बॉन्ड 120 के एंगल पे है, नेट म्यू इधर जाएगा इधर जाएगा, ये भी कैंसिल हो गए तो नेट म्यू 0 हो गया। इसमें आप देखिए इस बॉन्ड का म्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का म्यू इस बॉन्ड से कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो पाएगा कि दोनों बॉन्ड डिफरेंट टाइप के, एक पीएफ बॉन्ड है एक पीसीएल बॉन्ड है। दैट्स व्हाई म्यू नेट जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। यदि मैं बेंट रूल नहीं जानता तो शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाता। मेरा पॉइंट ये भी पकड़ में आ गया हो तो ध्यान रहे, बेंट रूल में मैंने एक पॉइंट कवर किया है अभी, कौन सा? जब डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो। अब दूसरी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मेरे sp3d ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर आ गया या सेंट्रल एटम ने मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, तो अब उनका स्टेटमेंट सुनना। तब बेंट क्या कहता है कि लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड वाला जो ऑर्बिटल है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा उसको, या ऐसा बोल दो कि वो अपने आप को उस ऑर्बिटल में रखना पसंद करता है लॉन पे जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा हो। और मैंने अभी प्रूव किया है कि sp3d ऑर्गेनाइजेशन में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। तो ध्यान रहे sp3d ऑर्गेनाइजेशन में जब भी लॉन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम पर, जब भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा सेंट्रल एटम के साथ, तो उनको मैं हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। ये सेकंड पॉइंट है बेंट रूल का, दोनों पॉइंट बता दिए हैं मैंने। लेकिन एक पॉइंट और है जबरदस्त बच्चों कि मान लीजिए लॉन पेयर भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, ये दोनों अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन इस केस में मैं लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर मल्टीपल बॉन्ड वाले ऑर्बिटल से ज्यादा कंसिडर करूंगा। एक तरह से ये थर्ड पॉइंट भी मान लें कि लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में से लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर ज्यादा कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड वाले ऑर्बिटल से। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, समझना। मान लीजिए मैंने SF4 का एग्जाम्पल लिया, मुझे पता है sp3d ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सल्फर पे एक लॉन पेयर है, मैंने सल्फर बनाया भाई, ये लीजिए 5 बॉन्ड बनाए, मुझे पता है लॉन पेयर है तो कहां आएगा? इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पे कहीं भी एक जगह रख दो और बाकी जगह स्वाभाविक है फ्लोरीन आ जाएगा। ये लीजिए ये शेप आ गई जिसको कई नाम दिए जाते हैं, कुछ जने इसको के शेप भी बोलते हैं, उल्टा के बना हुआ है, पाई शेप भी बोलते हैं, सी शो शेप भी बोलते हैं, सब बातें पता होनी चाहिए। मैंने XeF2 ले लिया, मान लो मुझे पता है कि 3 लॉन पेयर है मेरे पास और sp3d ऑर्गेनाइजेशन ही है बच्चों। फिर कहूंगा मैंने जीनोन लिखा और मैंने ये 5 बॉन्ड बनाए, मुझे पता है तीनों लॉन पेयर कहां आएंगे भाई? ये लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फ्लोरीन कहाँ आ गए? ऊपर नीचे। येलो शेप कैसी आ गई? लीनियर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बनाना आपको आना चाहिए, वहां आपकी बेंट रूल हेल्प करेगा। आपने डायरेक्ट पॉइंट रटे हुए होंगे कि भाई sp3d ऑर्गेनाइजेशन में किसको कहां पुट किया जाता है। आज आपको लॉजिकल बात मिल गई है कि लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड तो हमेशा इक्वेटोरियल पे आएंगे और ज्यादा इन वाला आइटम है केवल तो वो हमेशा एक्सियल पोजिशन पे जाएगा। और देखें जबरदस्त बात बाकी है, सीखते जाओ, समझते हुए चलो। पॉइंट यह है कि मान लीजिए मैंने ClF3 ले लिया जो परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। ClF3 की बात करता हूं, समझना उसको ढंग से। ये लो मैंने ClF3 लिया, मुझे पता है sp3d तो है भाई और क्लोरीन पे मेरे पास 2 लोन पेयर है। मैंने क्लोरीन बनाया और ये लीजिए 5 बॉन्ड दिखा दिए मैंने, मुझे पता है 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर मैंने यहां रख दिए और बाकी जगह फ्लोरीन आ गए। मुझे शेप पूछता है, देखिए ये शेप अपने आप बन रही है, टी बन रहा है, इसलिए इसको अपन टी शेप बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सीखना
मुझे क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, तो बच्चा सोचेगा टी शेप बने तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये लॉन पेयर इन बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं, इन बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं तो पता है थोड़े से बॉन्ड ये टिल्टेड होते हैं, और टिल्टेड होने के कारण ये टिल्टेड टी शेप है, ध्यान रहे, मुड़ी हुई टी शेप है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं है बच्चों। यहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो लॉन पेयर कहां पुट होगा वो समझा दिया है मैंने। मान लीजिए मैंने XeOF2 ले लिया, तो आप सबको पता है कि यहां भी तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। मेरे हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो का पॉइंट याद करें कि मैंने बोला था यदि टर्मिनल एटम ऑक्सीजन है या सल्फर है तो उनको डबल बॉन्डेड मानना है। तो मैंने जीनोन लिखा भाई, और मैंने ये 5 बॉन्ड बना दिए। मुझे पता होना चाहिए कि यहां लोन पेयर भी है, और कितने लोन पेयर हैं खुद सीखो। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 कंज्यूम हो गए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और 2 कंज्यूम हो गए फ्लोरीन के साथ। तो पीछे लोन पेयर कितने बचे मेरे पास, लोन पेयर मेरे पास 2 बच रहे हैं। तो ये लीजिए फ्लोरीन तो यहां आ जाएगा बच्चों, और मेरे पास लोन पेयर यहां आ गए, और डबल बॉन्डेड मैंने यहां बना दिया। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि मल्टीपल बॉन्ड कहां आया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएगा। लोन पेयर भी कहां आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएंगे। समझ में आ गया हो, क्लियर है मेरी बात। आपने ज्योमेट्री बनाना सीख लिया। अब मैं एप्लीकेशन पे आता हूं, बेंट रूल की और एप्लीकेशन सिखाता हूं। ध्यान दे, मैं इससे बॉन्ड लेंथ डिसाइड कर सकता हूं, बॉन्ड एंगल डिसाइड कर सकता हूं, बॉन्ड लेंथ डिसाइड करना सिखाता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो एक चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मेरी इस बात को अप्लाई करने पे होगा। तो मैं एक रिलेशन लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, समझना उसको। ध्यान दें, जो परसेंटेज एस करेक्टर है ना बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूं बॉन्ड एंगल के साथ। अब आप कहेंगे सर ये रिलेशन में रटूंगा क्या, देखिए इन हर चीज का तरीका होता है। मैं एक बात बताऊं, एल्केन एल्कीन एल्काइन पे चलते हैं। मुझे पता है sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है। मुझे पता है एल्काइन की तरफ जाता हूं तो 180 डिग्री का एंगल होने लगता है, 180 डिग्री का एंगल है इथाइन के अंदर। एल्काइन में इथाइन की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं sp3 से sp की तरफ जा रहा हूं, एस करेक्टर नहीं बढ़ रहा, एस करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ते हैं। मैंने डायरेक्टली का रिलेशन बना दिया। मैं कहूंगा एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो घटेगी। तो मैंने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को एस करेक्टर के साथ जोड़ा है। अब छोटे छोटे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूं, उनको समझना याद नहीं होंगे, सीखना ही पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम देखें, मुझे प्रॉब्लम मिली और मुझे मान लीजिए एक तो मिला CH3Cl और एक मिला मुझे CF3Cl, और मैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को A और B मार्क कर रहा हूं और मुझसे ये A और B लेंथ कंपेयर करवा ली गई। अब बच्चा सोचेगा कि दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ही तो हैं, ये भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, लेंथ तो, और दोनों बॉन्ड सिंगल ही है, लेंथ बराबर ही तो होनी चाहिए। अब समझना, मैंने कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ी, 1 क्लोरीन, यहां कार्बन पे 3 फ्लोरीन है और 1 क्लोरीन। अभी भी जो सिखाया उसको समझना। इस कार्बन पे जो टर्मिनल एटम वो डिफरेंट टाइप के हैं, 2-3 फ्लोरीन 1 क्लोरीन है। यहां भी डिफरेंट टाइप के टर्मिनल एटम, और मैंने क्या बोला था, जब डिफरेंट टाइप के टर्मिनल एटम होंगे तो मोर EN वाला एटम अपने आप को उस ऑर्बिटल के साथ जोड़ना पसंद करता है जहां S करेक्टर कम होते हैं। तो अब समझना, मतलब इस बॉन्ड में S करेक्टर कम है, इस बॉन्ड में S करेक्टर कम है, इस बॉन्ड में S करेक्टर कम है, 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड में S करेक्टर कम हो गए, तो निश्चित है क्या इस बॉन्ड में परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा नहीं हो गए क्या? भाई 4 में से मुझे एक चीज 100% को 4 जनों में बांटना था, अब 3 में कम है तो निश्चित है चौथे में तो परसेंटेज ज्यादा ही तो आएगी। यहां देखो कि इनमें से मोर EN वाला ये है, इसका मतलब इस बॉन्ड में परसेंटेज S करेक्टर क्या है, कम है। समझ में आ गया हो? ज्यादा EN वाला जहां जोड़ता है, कहां जोड़ेगा अपने आप को, उस ऑर्बिटल के साथ जहां S करेक्टर कम होंगे। जहां S करेक्टर कम होंगे वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं बताना चाहता हूं A लेंथ बड़ी है B से। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो बच्चों? कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन बेंट रूल पढ़ने के बाद। और देखो, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल और ले रहा हूं, समझना, सीखना हो।
3 शानदार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करते समय मिलेंगे, पुराने पेपर में आए हुए मिलेंगे और अब वो अपने बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे। समझना, 3 जोरदार क्वेश्चन। मुझे हाइड्रोजीन मिल गया मान लो, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है जिस बॉन्ड को मैं ए मान रहा हूं, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ही लिया, लेकिन इस बार मैंने हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लिख दिया और इस बॉन्ड को मैं बी मान रहा हूं। फिर मुझे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को मिल गई बच्चों। फिर बच्चा सोचेगा कि दोनों बॉन्ड सिंगल ही तो है, सेम लेंथ ही तो होगी। ऐसा नहीं है। आप देखो कि नाइट्रोजन का जो टर्मिनल एटम हो ये है, ये फ्लोरीन है, ये अपने आप को जिस बॉन्ड से जोड़ के बैठा है, इसका मतलब इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर कम है, इसमें भी कम है, तो जरूर इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गई बच्चों, ज्यादा हो गई। मतलब इन 3 इस नाइट्रोजन के जो 3 बॉन्ड हैं और एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, उनमें से आप परसेंटेज करेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फ्लोरीन वाले बॉन्ड्स में एस करेक्टर कम है, तो बचे हुए बॉन्ड में तो अपने आप ज्यादा हो गए ना। यहां देखो कि इस बार ये कम यूनियन वाला आइटम है, इसका मतलब इस बॉन्ड में एस करेक्टर क्या है भाई, मैं कहूंगा कम है, क्योंकि ये बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है। इसका मतलब जहां एस करेक्टर कम है वहां बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा ए लेंथ बड़ी है किससे, बी से। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जोरदार क्वेश्चन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिली इथेन में, समझते जाना। मैंने इस बॉन्ड को ए मार्क किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही मिली, लेकिन मैंने इस बार यहां फ्लोरीन लगा दी है बच्चों और इसको बी मान लिया। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा इन बॉन्ड्स में एस करेक्टर क्या है, कम है, तो इस बॉन्ड में एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है। इस बॉन्ड में एस करेक्टर क्या है, इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। दैट्स व्हाई ए लेंथ बड़ी है किससे, बी से। समझ में आ रहा हो। तीसरा क्वेश्चन देखें। मैंने H2O2 लिखा मान लो और मैंने इसी में फ्लोरीन लगा दिया और मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को मिल गई बच्चों। मैं फिर बोलूंगा इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम है, इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बार बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूं बच्चों। ज्यादा ईएन वाला एटम उस ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड बनाता है जहां एस करेक्टर कम होते हैं। तो जब इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम है तो जरूर इस बॉन्ड में एस करेक्टर क्या हो गए, ज्यादा। मतलब यहां परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गई एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, तो यहां एस करेक्टर है कम। फिर मैं बोलूंगा ए लेंथ बड़ी है किससे, बी से। ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में सोल्व होंगे बच्चों। ये था बेंट रूल। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बढ़ाएगी। और मैं फिर कहूँगा बच्चों, खूब पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए खूब मेहनत करें और रैंक लाने की बात सोचें। ओके।